हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका 5th चैप्टर। इसके पहले भी मैंने 1 to 4 चैप्टर का वीडियो बना दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो अगर हम इसके नाम की बात करें तो ये जो चैप्टर है इसका जो नाम है वो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। लगभग 3000 साल पहले जो राजा बनने की प्रक्रिया थी उसमें कुछ बदलाव है। उसके पहले जो राजा बनते थे उनका कुछ अलग प्रोसेस था। उसके बाद 3000 साल पहले कुछ बदलाव है। इसमें क्या होता था कि अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मीन्स कि राजा बनने की प्रक्रिया में जो था वो अश्वमेध यज्ञ होता था। जैसे अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो महायज्ञ होता था, ये अश्वमेध जो यज्ञ होता था उसको करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो जनपद होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने का जगह। तो जो अश्वमेध यज्ञ जो करता था राजा वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था और वो जनपद का राजा कहा जाता था उसको। बेसिकली जो अश्वमेध यज्ञ है यह इस यज्ञ में होता क्या है कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो राजा होते हैं उनसे युद्ध करना होगा। और अगर उसे जाने दिया, जो भी घोड़ा है जिसको विचरण के लिए छोड़ा गया है उसको अगर वो जो राजा है उसको देखकर वो जाने दिए, उसको रोके नहीं, तो जो अश्वमेध यज्ञ वाला जो राजा था, जो अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था, वो राजा जो है शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। जो यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या होता है? जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। जैसे सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद और उपनिषद। ये जो वेद है ये क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथ है। और ये उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या होता है? जो ऋग्वेद के बाद में रचा गया हो। वर्ण। जो पुरोहित थे जो कि यज्ञ करते थे उन्होंने जो वर्ण था, वर्ण विभाजन कुछ इस तरीके से किया कि वो जो थे वो लोगों को 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला जो था वो था ब्राह्मण। ब्राह्मण का जो काम था वो था वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और यज्ञ करना, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। तो सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय। इनका काम जो था युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना होता था। उसके बाद आते थे वैश्य। इनका जो काम था पशुपालन और व्यापार करना था। उसके बाद नेक्स्ट जो आते थे सबसे नीचे वो शूद्र। इनका काम जो था अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। जो वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, इन तीनों का वो लोग क्या करते थे? सेवा करते थे। ये शूद्र जो थे, सबसे नीचे शूद्र आते थे, सबसे ऊपर ब्राह्मण। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है जनपद। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? जन के बसने का जगह, एक प्लेस जहाँ पे जन रहते हैं, जनता रहते हैं जहाँ पे। ठीक है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने लगे। जो पुरातत्वविद थे उन्हें इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जैसे दिल्ली में पुराना किला, ठीक है, ये एक जनपद है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजिखेरा इनमें प्रमुख है। जो भी पुरातत्वविद है जिसके बारे में मैंने जो पहला चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया है पुरातत्वविद क्या होते हैं। और जो पुरातत्वविद जो थे वो उन्होंने जो इन जनपदों की जो बस्तियां थी जहाँ पे जन रहते थे उनकी खुदाई की है। और ये जो जगह है वो है दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जगह है उसके पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजिखेरा है। इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल और गन्ना, तिल और तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें जो कलर था, वो रंग जो था वो धूसर और कुछ लाल रंग का होता था जो बर्तन होता था। नेक्स्ट जो है वो है महाजनपद।
तो जनपद जैसे कि हमने देखा, जनपद का मतलब होता है जन के बसने का जगह। और करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जो जनपद थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिनको हम महाजनपद कहते हैं। जैसे मगध एक क्या है, महाजनपद है। ये जो महाजनपद होता था उसमें की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंटों तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो ये जो जनपद था उससे बड़ा, जनपद से बड़ा महाजनपद। और महाजनपद में क्या होता था, एक राजधानी होता था। जैसे मगध एक महाजनपद था और उसका राजधानी पटलिपुत्र था, वैसे ही बची हो गया। तो ये महाजनपद थे और यहाँ पे राजा होते थे। और वो क्या, वो जो राजधानी होती थी महाजनपद की, उसमें किलेबंदी की गई थी, सेफ्टी पर्पस के लिए भी किया जाता था। कुछ राजा जो थे वो अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। साथ ही वो लोग ये चीज सुरक्षा के पर्पज से भी वो लोग करते थे, ताकि कोई भी जो शत्रु है वो उनके राजधानी में नहीं आ सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कर। कर क्या होता है? तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, ठीक है, और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी और इस वजह से वे नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जैसे कि आज के टाइम पे टैक्स होता है, वैसे उस टाइम पे कर होता था। और वो लोग जो राजा थे वो कर को वसूलते थे। क्यों? क्योंकि वो विशाल किले बनवाते थे, वहाँ पे बड़ी बड़ी सेना रखते थे, ताकि कोई शत्रु जो है उन पे आक्रमण ना करे। और वो उस पर्पज से, सुरक्षा के पर्पज से वो लोग बड़े बड़े किले बनवाते थे, बड़े सेना रखते थे, आसपास जो भी एरिया था उसको अच्छे से रखते थे। और इसलिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी और वो लोग कर वसूलते थे। अब कर में क्या होता था कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कर था। जैसे अधिकांश लोग कृषक ही थे, जो प्राय फसल के का उपज का 1/6 हिस्सा कर देते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों को राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करना पड़ता था। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कर था। जैसे क्या था कि जो श्रमिक होते थे वो राजा के लिए एक महीने में एक दिन फ्री में काम करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी उनको मान लेते हैं कि किला बनवाना होता था, तो वो लोग श्रमिक से या फिर जो उसको बनाने में हेल्प करते हैं वो एक दिन फ्री में वो काम करते थे। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कर की व्यवस्था थी। पशुपालक क्या करते थे, जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में कर देते थे। व्यापारी जो थे सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था उनको। आखेटक जो थे वो जंगल में प्राप्त वस्तुएं उनको देनी होती थी। तो इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग कर देते थे। कृषि में परिवर्तन। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आने लगे। जैसे हल का फाल जो था वो अब लोहे का बनने लगा, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। तो कृषि में भी इस टाइम पे कृषि में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। और जो परिवर्तन आए उसमें क्या था कि जो हल होता था उसका फाल अब पहले जो पत्थर से बनाया जाता था औजार, उसको लोहे से बनाया जाने लगा। जिससे क्या हुआ कि जो भी कठोर जमीन था उसको भी हम आसानी से जोत सकते हैं। तो इससे ये बदलाव आया। और इससे क्या हुआ कि जब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता है तो इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए ज्यादा पैदावार होने लगी। तो इस टाइम पे कृषि का भी विकास अच्छा हुआ। नेक्स्ट है जो टॉपिक वो है मगध। तो मगध भी एक क्या है, महाजनपद है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, ठीक है, जिसको महाजनपद कहा जाता है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगल से भरा था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजात शत्रु हुए, ठीक है। यहाँ पे मगध की अगर हम बात करें तो ये एक महाजनपद था और यहाँ से जो दो नदियां बहती थी वो था गंगा और सोन, ठीक है। और मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। और यहाँ का जो बहुत ही शक्तिशाली दो शासक थे वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। जो महापद्मनंद थे वो भी एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था।
जो बिहार में राजगिरी है, जिसको आधुनिक राजगीर कहा जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। पहले जो मगध की राजधानी थी वो कहाँ पे था, और राजगिरी आधुनिक जो राजगीर है वहाँ पे बाद में इसको बदलकर पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना है, वो उसको बनाया गया था राजधानी। 2300 साल पहले से भी पहले जो मेसोडोनिया का जो राजा सिकंदर था, वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कई राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। ठीक है, वो जो मेसिडोनिया का जो राजा सिकंदर था, वो विश्व विजय करना चाहता था, और वो बहुत सारे राज्यों पर अपना राज्यों को जीत चुका था और विजय हासिल कर लिया था अपना। जैसे मिस्र हो गया, पश्चिम एशिया के कई राज्य थे उसको वो जीत चुका था। और वो साथ ही भारत के जो ब्यास नदी है उसके किनारे तक पहुंच गया था, पर वो मगध को नहीं जीत पाया। और वो इस बात से भयभीत भी था कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, तो इस बात से भयभीत भी था, और ये जो था वो मगध को जीत नहीं पाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिकंदर था वो मगध को नहीं जीत पाया था, बल्कि बाकी वो बहुत सारे जो राज्य थे उसको वो जीत चुका था। जैसे मिस्र हो गया, पश्चिमी एशिया के कई राज्य थे उसको वो जीत चुका था, बट मगध को नहीं जीत पाया था। उसके बाद आता है बज्जी। मगध के ही नज़दीक एक बज्जी राज्य था, जिसका जो राजधानी था वो वैशाली में था। मीन्स ये जो दोनों है, मगध और बज्जी, ये दोनों बिहार में ही था। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था था। जो मगध था इससे डिफरेंट था यहाँ का सिचुएशन, और यहाँ पे अलग किस्म का शासन व्यवस्था था जिसको गढ़ या संघ कहा जाता था। और जो गढ़ या संघ था उसमें कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक जो था वो राजा कहलाता था। जो शासक कई शासक होते थे उन सभी शासक को क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। वे सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। जितने भी संघ में जो राजा रहते थे वो अनुष्ठान होता था वो एक ही साथ संपन्न करते थे। साथ ही शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं भी करते थे, ताकि उनको कैसे हराया जा सके। स्त्रियों, दास और कामकाज इन सब सभाओं में इससे नहीं ले सकते थे। जो भी स्त्री थी और दास थे, वो लोग क्या करते थे, इस सभा में वो लोग हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो बज्जी संघ था उसका जो वर्णन था वो दीघ निकाय में किया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये जो दीघ निकाय है वो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें बज्जी संघ का वर्णन किया गया है। ये जो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। जो दीघ निकाय है ये इसको 2300 साल पहले लिखा गया था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। ये जो संघ था, जो बज्जी संघ था, इसको कई राजा, जो शक्तिशाली राजा थे, वो जीतना चाहते थे, और वो अपने जो भी राज्य है उसमें शामिल करना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला। मतलब कई शक्तिशाली राजा के चाहने के बावजूद कि वो इस संघ को जीत पाए, उसके बाद भी ये जो राज्य था बहुत दिन तक चला। 1500 साल पहले तक ये राज्य चला था। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये कई साल तक ये जो उनका शासन था वो चला। जो गण था, बज्जी संघ था, वो चला। उसके बाद जो भी गुप्त शासक थे उन्होंने विजय प्राप्त कर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। अजात शत्रु और बज्जी संघ। जो अजात शत्रु थे वो बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बस्साकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। जो उनके मंत्री थे अजात शत्रु के, जिनका जो नाम था वो था बस्साकार, वो बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा, जब वो सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास पहुंचे तो बुद्ध ने, वो जो बस्साकार थे, उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि हाँ, ऐसा होता है। तब उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, उन्होंने ये रीजन बताया कि कब तक जो है वो जो बज्जीवासी हैं वो उन्नति करते रहेंगे। और वो क्या बोले
पहला था कि वे पूरी और नियमित सभाएं करते रहेंगे। दूसरा, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, बची महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों गांवों में चैतों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके अंदर और बाहर पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये जो रीजन दिए और ये बताएं जो बुद्ध थे उन्होंने ये रीजन दिया था और उन्होंने बताया कि अगर ये सारी चीजें जो बची बासी है वो करते रहेंगे तब तक वो हमेशा वो उन्नति करेंगे। यहाँ पे जो चैत्य है उसका जो मतलब है, एक तरह से इसका जो मतलब है वो है कि एक मंदिर जैसा धार्मिक जगह, ठीक है, या फिर प्रार्थना भवन जहाँ पे लोग प्रार्थना कर सके, उसका रख रखाव करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है जो ये 5th चैप्टर है उसका। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो 6th चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।